नमस्कार, मैं हूं अनिल वामन देशमुख। आप देख रहे कथाकथित गुजगोष्ट, वैचारिक, सामाजिक, क्रांतिकारक कथाओं की कथा वाहिनी गुजगोष्ट। हम आज कारगिल विजय की कथा सुनेंगे। आपको ये कथा पसंद आई तो सहमति लाइक का बटन दबाइए। अपने परिचित स्नेहीजनों को यह कथा अग्रेषित शेयर कीजिए और अपने अगर आज तक हमारी वाहिनी का सदस्यत्व चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यह सब्सक्राइब सदस्य बने, यह नम्र प्रार्थना। नमस्कार, आज 26 जुलाई कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस। हमारे भारत में अनेक गीत पंक्तियां प्रचलित है। एक मराठी में एक गीत है, भारतीय नागरिकाचा खास रोज अडतो ओठी, सैनिक हो तुमच्यासाठी, सैनिक हो तुमच्यासाठी। इस गीत का अर्थ है, हे भारतीय सैनिकों, हम भारतीय नागरिक भोजन के लिए सब बैठते हैं, तो आपके लिए हमारे मन में आपकी यादें आती है और भोजन के समय हम आपकी याद में रुकते हैं। आज हम स्वयं को प्रश्न पूछेंगे, क्या भारतीय सेनाओं की, इन सेनानियों की, उनके परिवारों की याद, स्मरण हम प्रतिदिन करते हैं? इन अमर बलिदानी शूरवीर सैनिकों के बारे में हम कब सोचते हैं? भारत आंबे जी का एक गीत है, अनामवीरा जिथे जाहला तुझा जीवनांत, स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला पेटली न वात। जिसका अर्थ है, अनामवीर, जहां तुमने बलिदान दिया वहां पर ना हमने किसी ने स्तंभ, आपका स्मृति स्तंभ बनाया, ना आपके लिए वहां पर दीपक जलाया। और एक गीत है, वह गीत की पंक्तियां है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन कर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कुछ अंशों में कारगिल दिवस पर गत 27 वर्षों से हम इस पंक्ति को सार्थ करने का प्रयत्न करते हैं, अन्यथा हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम सैनिकों का स्मरण करें, उनके परिवारों के त्याग का स्मरण करें। साधारणतः भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है, भारतीय संस्कृति कभी भी आक्रांत बनने की शिक्षा नहीं देती। यह संस्कार नहीं है कि हम किसी के घर पर जाकर, किसी के राष्ट्र में जाकर किसी राष्ट्र या धर्म पर आक्रमण करें। पर इतना निश्चित है कि हम शक हो, ऊन हो, पुर्तगीज हो, डच हो, अंग्रेज हो, इस्लामी तुर्क आक्रांत हो, इनके आक्रमण का प्रत्युत्तर पूरी ताकत से देते हैं। शांति यह हमारा मूल मंत्र है, लेकिन युद्धाय युद्धस्य, यह हमारे श्री कृष्ण जी ने सिखाया हुआ पाठ
उसका भी पालन हम करते हैं। शांति के मार्ग पर चलना, किसी से युद्ध नहीं करना, यह मानसिकता में 1999 के फरवरी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कर्नल अटारी के स्मृति में बनाया गया अटारी बॉर्डर, पाकिस्तान की ओर का बाघा बॉर्डर, उस भारत की सीमा रेखा से लाहौर की ओर बस से प्रवास शुरू किया। अपने पैरों पर शल्य क्रिया हुई है, अपनी प्रकृति अस्वस्थ है, पर मेरे देश का हमारे पड़ोसी देश के साथ शांति प्रस्ताव सहित शांति के वातावरण में संपर्क संबंध रहे, इस भूमिका में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अटारी सीमा रेखा से लाहौर की ओर बस से प्रवास करने निकले। उस समय के प्रधानमंत्री, उन्होंने उनका स्वागत किया। लाहौर में शिखर वार्ता हुई, शांति के प्रस्ताव पर स्वाक्षरी की गई। फरवरी में अटल जी भारत वापिस लौट आए। अटल जी सज्जन व्यक्ति, उन्होंने अपेक्षा की शांति प्रस्ताव स्वाक्षरित हुआ है, अब तो कोई युद्ध की स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके पास नीतिमत्ता नाम का कोई भी शब्द उनके शब्दकोश में नहीं, ना नीति उनके मन में है, उनके सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ, उन्होंने फरवरी से ही शीतकालीन सत्र में हमारे और पाकिस्तान के सैनिक अपने अपने स्थान पर वापिस जाते हैं और मार्च के पश्चात धीरे धीरे उस क्षेत्र की सैनिकी चौकियों पर सैनिकों की तैनाती होती है मार्च अप्रैल के बाद, क्योंकि उस क्षेत्र में शीतकालीन सत्र में -4 डिग्री तक तापमान नीचे होता है। वहां से लेकर 26, 27, 28 डिग्री तक तापमान जाता है, यानी बर्फ का वर्षाव सदैव होता है। ऐसी स्थिति में दोनों बाजू की सैनिकी टुकड़ियां वापिस गई है, इसी मानसिकता में अब युद्ध नहीं। ऐसी स्थिति में माननीय अटल जी थे। सेनाएं अपने अपने बटालियन के स्थान पर अपना युद्ध सराव और अन्य प्रशिक्षण ले रही थी। उस समय उस हिमालय क्षेत्र में याक नाम का प्राणी है। वो याक और बकरियां चढ़ाने वाले बकरवाल, यह सभी अपने प्राणियों को, पशुओं को खाद्य मिले इसलिए अच्छे घास की खोज में उस क्षेत्र में उन पहाड़ियों में घूम रहे थे। घूमते समय उनके ध्यान में आया कि उस क्षेत्र में हमारी 41 चौकियां ऐसी हो गई है कि जहां पर पाकिस्तानी सेना ने, रेंजर्स ने कब्जा किया है। उन बकरवालों को, उन याक पालन करने वालों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। 4-5 लोगों तक 2 दिन तक अपने हाथ में बंधक बना के रखा। उन्होंने समझा है कि हमारे बकरी को, हमारे प्राणियों को भारत पाकिस्तान पता नहीं, हमारे प्राणियों को भारत पास सीमा की कुछ भी जानकारी नहीं। वो किसी भी क्षेत्र से किसी भी भूभाग में जाते हैं और हमको उनको ढूंढते ढूंढते वापिस भारत के क्षेत्र में लाना पड़ता है। तो हम बकरवाल है, हमें छोड़ दीजिए। पाकिस्तानी सेना को पता लगा कि ये बकरवाल है, उनकी
एक खातिरी हो गई कि ये बकरवाल है, तो उन्होंने बकरवालों को मुक्त किया और बताया वापिस इस क्षेत्र में आना नहीं। नागरिक शिष्टाचार, स्वबोध, स्वदेशी स्वबोध के साथ शत्रुबोध, इसका अभ्यास रखने वाले एक बकरवाल उन 4 बकरवालों में थे। उनका नाम है श्री नामग्याल। नामग्याल जी ने आते समय पूरा दर्शन प्रदर्शन अपने आंखों में समा लिया। वो पूर्ण दर्शन करते हुए ध्यान में आया कि 40 से 41 भारतीय सेना की चौकियों में पाकिस्तानी सैन्य भरा पड़ा है। साधारणता हमारी मानसिकता है, मुझे क्या, मैं मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी करके मैं मेरे घर में रहता हूं। जब तक मेरे घर तक कोई नहीं आता है, कश्मीर में आतंकवादी गोलियां मारते हैं तो हम कहते हैं अरे कल कश्मीर में गोलियां मारी, परसों बम विस्फोट हुआ, पहलगाम हुआ। चाय पीते पीते हम उस वृत्त को पढ़ते और शाम तक भूल जाते हैं। मेरा क्या है? फिर हमारे मुंबई तक, हमारे प्रांत तक, हमारे घर तक आतंकवादी पहुंचते हैं और फिर हम आतंकवादियों के हमलों में हम से कोई जख्मी होता है, कोई मृतक होता है, तब हम कहते हैं अरे आतंकवादी मुंबई में आ गए, मैं अकेला क्या करूं और समाज ने मेरे लिए क्या किया। जब आतंकवादी कश्मीर में पहुंचे तभी हमने क्यों नहीं रोका? यह मानसिकता एक बाजू, और दूसरे बाजू मेरे पिता सेना में थे, उन्होंने हुतात्म्य प्राप्त किया है, मैं भी सेना में जाऊंगा। ये कहने वाले तरुण अनेक सेनानी इस भारत माता की भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही सेनानियों के शौर्य का परिचय आज के कार्यक्रम में हम कर लेंगे। बकरवाल नामग्याल जी पहाड़ी से अपने गांव की ओर आए, अपने परिवार को और सहकारियों को बताया कि मैं कुछ काम से जा रहा हूं, हो सकता है रात तक या कल सुबह तक वापिस आऊं। नामग्याल जी को स्वबोध था, शत्रुबोध था। नामग्याल जी से वहां से बर्फ में पहाड़ उतरते उतरते 3-3.5 घंटे का मार्ग क्रमण करते हुए नीचे आए। नीचे आकर सेना के ब्रिगेडियर साहब को मिलना है, ऐसे सेंट्री के पास उन्होंने संदेशा दिया और ब्रिगेडियर साहब के पास पहुंचे। हमारी सेना का एक वैशिष्ट्य ऐसे है कि हमारी सेना स्थानिक लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाती है। उनकी बच्चों की शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, इस बात पर हमारे सेना के अधिकारी और जवान सक्रिय होते हैं। उस कारण नामग्याल जी का भी सेना के अधिकारियों के साथ परिचय था। विश्वस्त नामग्याल जी ब्रिगेडियर तक पहुंचे। उन्होंने ब्रिगेडियर जी को बता दिया कि सर, ऊपर हम बकरे चलाने जाते समय हमें ध्यान में आया कि वहाँ पर 40 से 41 चौकियों पर पाकिस्तानी चौकियों ने अपना कब्जा जमा लिया है, हमें उस पर कुछ करना है। ब्रिगेडियर साहब ने नामग्याल जी का सत्कार किया, उनका सम्मान किया और बताया आपने अच्छी बातमी, अच्छी खबर लाई है। आप आपके गांव में, आपके निवास स्थान तक जाइए और ऐसी जानकारी आई तो हमें बताते रहिए, हम निश्चित कार्यवाही करेंगे। मई के दरमियान यह बातें हमारी सेना के अधिकारियों तक आई। सेना के अधिकारियों ने वरिष्ठ सेना अधिकारियों को राज्य स्तर, केंद्र स्तर तक वो बातें पहुंचाई और फिर
इसकी जानकारी और सटीक जानकारी निकले, इसलिए एक टुकड़ी बनाई गई। उस जाट रेजिमेंट के टुकड़े में 5 जवान थे। उस घातक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया। सौरभ जी के साथ ये 5 जवान मिशन पर निकले। हिमवर्षा हो रही है, ऐसी प्रातः काल वो पहाड़ चढ़ने लगे। धीरे धीरे जाते समय उनके ध्यान में आया कि पाकिस्तानी सेना का अस्तित्व पहाड़ के ऊपर दिख रहा है। 1947-48 में पाकिस्तानी सेना ने वहां पर भेष बदलकर मुजाहिरों के भेष में, कबालियों के भेष में आकर आक्रमण किया था। उस समय भी कश्मीर के कुछ फुटीर तत्वों ने, देशद्रोही तत्वों ने उन्हें मदद की थी। इस समय पाकिस्तान ने कारगिल चुना, उसकी भौगोलिक और आंतरिक स्थिति देखकर। कारगिल पर्वत रेखा में टाइगर हिल नाम का एक पर्वत शिखर है, जो जिसके हाथ में आता है वह भारत के वहाँ के हिलचल पर, आवागमन पर नियंत्रण कर सकता है। कारगिल की अनेक चोटियां बर्फाच्छादित होती है, हिमवर्षा आच्छादित होती है, और इस काल में अगर कारगिल में आक्रमण करते हैं तो जो कश्मीर लद्दाख के निवासी नहीं है उनके लिए वहाँ पर लड़ना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ, हिमवर्षा, इसमें तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल ऐसे क्षेत्रों से जाने वाले सेनानियों को उस वातावरण में घुल मिल जाने के लिए समय लगता है। इसलिए न कच्छ, न राजस्थान का रण, न बंगाल, न अटारी, पाकिस्तान ने चुना कारगिल, हिमशिखरों का प्रदेश। कश्मीर के आतंकवादी और फुटीरगढ़ उनको सहारा देने के लिए थे ही, लेकिन ये पाकिस्तानी भूल गए कि भारत के जहाबाज सिपाही इस काम में चले हैं। सौरभ कालिया और 4 जाट रेजिमेंट के जवान, ऐसे 5 जनों की टुकड़ी ऊपर जाने लगी। पाकिस्तानी सेना के कुछ सैनिकों ने अलग अलग चौकियों से उन्हें देखा था और पाकिस्तान के सेनाओं ने उन्हें ऊपर आने दिया और कुछ समय बाद उनको धोखे से पकड़ लिया। 32 दिन तक सौरभ कालिया और उनके 4 सहयोगी सेना के जवान उस क्षेत्र में थे। आज भी सौरभ कालिया जी के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्णन है, इन सभी के नाखून खींचे गए थे, आंखें फोड़ दी गई थी, नोच ली गई थी, पूरे शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। आईब्रोज यानी भुवई, आंखों के ऊपर के बाल छोड़कर पूरे शरीर को नोचा गया था। उनके जननांग तोड़े गए थे, शरीर की हड्डी हड्डी तोड़ दी थी और शरीर बिल्कुल छोटा कर दिया था। लेकिन सौरभ कालिया और उनके 4 सहकारियों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, पर भारत की सेना के संख्या, नफरी
जवानों के पास कौन से शस्त्र है, इस पद्धति की कौन सी भी जानकारी इन्होंने ना देते हुए हुतात्म्य प्राप्त कर चुके। और फिर पाकिस्तानी सेना ने उनके शरीर नीचे फेंक दिए। बाकी जगह पर सेना के आवागमन का चक्र शुरू हुआ। नामग्याल जी ने शत्रुवध करा दिया। सौरभ कालिया ने अपने प्राणों की आहुति दी। उस समय कुछ और घटनाएं भी घट रही थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा रानी अबक्का, ऐसी महान वीरांगनाएं, मध्य प्रदेश की नाइकी देवी, गुजरात मध्य प्रदेश का राज्य चलाने वाली नाइकी देवी, अवंतीबाई लोधी, ऐसे अनेक वीरांगनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने शौर्य का पराक्रम दिखाकर प्राणों का बलिदान दिया। उसी शौर्य की गाथा को चलाने वाली एक युवती अपने पति, अपना 2-2.5 वर्ष का सुपुत्र और पेट में पलने वाला, गर्भावस्था में पलने वाला एक गर्भ लेकर कश्मीर के कमांडिंग ऑफिसर के सामने पति पत्नी खड़े होते और रिपोर्टिंग करते। कैप्टन त्यागी, कैप्टन याशिका अश्वाल त्यागी रिपोर्टिंग सर। अपने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता का सेना में हुतात्म्य अनुभव करने के पश्चात एनसीसी, वहां से वुमन कमीशन शुरू हुआ, वैसे ही सेना में भर्ती, 1994 की बैच की भर्ती। कैप्टन याशिका त्यागी अपनी गर्भावस्था में अपने 2 वर्ष के लड़के को लेकर अपने पति के साथ कश्मीर में पहुंचती है और कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करते समय बताती है कि मुझे कोई साइड ब्रांच, साइड पोस्टिंग नहीं चाहिए। हमारी माता बहनों का अगर हम विचार करते हैं तो उनको डॉक्टर बालक और उनकी अवस्था देखकर उनकी गर्भावस्था में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए अच्छे प्रकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में रखने के प्रयत्न करते हैं। और उस क्षेत्र में जहां कश्मीर का क्षेत्र है, वहां पर पहाड़ियों में ऑक्सीजन की कमी होती है। सामान्य जवान को सामान्य अवस्था में श्वसन की पीड़ा होती है, तो प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में वही युवती को कितनी पीड़ा होगी। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं, याशिका जी आप साइड पोस्टिंग ले लो, गर्भावस्था है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, कुछ कठिनाई हो सकती है। बाहर तो हीमोग्लोबिन, लोह की गोलियां ली जाती है, वहां पर वो भी लेने की अनुमति नहीं होती। ऑक्सीजन लेवल कम है। ऐसे क्षेत्र में याशिका त्यागी ने कहा, सर जहां मेरे पति, मैं वहां, और इस क्षेत्र में मैं रहूंगी। सिर्फ मेरी एक ही विनंती है कि मेरे साथ मेरा यह 2-2.5 वर्ष का सुपुत्र है, उसको लेकर मैं रहूंगी। आखिर वह भी ऑपरेशन रॉयन के समय की उत्पत्ति है, उसका जन्म ऑपरेशन रॉयन के समय हुआ है। याशिका त्यागी वहां पर लॉजिस्टिक यानी सैन्य को पिन से सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा देने का काम करती थी। उस क्षेत्र में उनको तैनाती दी गई। सेना को यूनिफॉर्म चाहिए, गणवेश चाहिए, सेना को शस्त्र चाहिए, एम्यूनेशन चाहिए, सेना को उनके गाड़ियों को टायर चाहिए, ग्रेनेड, मॉर्टर, लॉन्चर को आवश्यक वो साहित्य चाहिए, धान्य चाहिए, कपड़े चाहिए। यह सभी की व्यवस्था सेना का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट करता है।
याशिका त्यागी अपने सुपुत्र के साथ भारत भर से आने वाले सभी सेना की टुकड़ियों को साहित्य उपलब्ध करा दे रही थी। इसी स्थिति में एक दिन ऐसा आया कि उस दिन स्वराष्ट्र प्रति निष्ठा का एक अतुलनीय उदाहरण अनुगामी कर्मचारी फॉलोअर्स ने वहां पर दिखाया। याशिका त्यागी जी एक दिन सुबह 10 बजे 10:15 बजे के समय पर अपने लॉजिस्टिक डिपो पहुंची। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे सूबेदार के साथ कुछ अनुगामी कर्मचारी खड़े। क्या कठिनाई है, युद्ध शुरू हुआ है, कुछ उनके लिए परिवार के साथ संपर्क करने में या बाहर जाने की अपेक्षा ऐसे कुछ है क्या, उनकी दुविधा क्या है, यह देखने के लिए याशिका त्यागी जी सूबेदार तक पहुंची, उन लोगों तक पहुंची। सूबेदार ने रिपोर्ट किया, जैन जनाब, श्रीमान जी अपने लोग कुछ कहना चाहते। बोलिए, क्या बोलना चाहते हो, क्या अपेक्षा है, क्या करना है, क्या हुआ है। चर्मकार और सुतार अनुगामी कर्मचारियों ने बताया, श्रीमान जी हमें आदेश मिला है कि 50 कॉफिन 50 शव पेटियां तैयार कीजिए। हम हमारे भाई मरेंगे उनकी रेडी टू मूव ऐसे कॉफिन बनाने के विरुद्ध है। हमारी मानसिकता में हमारे भाई मरेंगे यह कल्पना में भी नहीं आता है। हाँ, योगवश अगर कोई हमारे भाई वहां पर बलिदान देते हैं, शहादत देते हैं, तो उनको लिए हम आधे घंटे में कॉफिन बॉक्स बनाएंगे, लेकिन हम पहले से कॉफिन बॉक्स बनाकर शव पेटिका बनाकर नहीं भेजेंगे। जिनकी उस समय की वेतन स्थिति 18 से 25,000, कोई सीनियर है तो 40,000 तक थी, ऐसे वर्ग 4 अनुगामी कर्मचारियों का भारत की राष्ट्र के प्रति और अपने सैनिकों के प्रति हुआ सम्मान इस क्षेत्र में इस घटना से दिखा जाता है कि हम हमारे सैनिक भाई मरेंगे इसकी कल्पना भी नहीं करेंगे, और मरेंगे इस अपेक्षा से हम कॉफिन नहीं बनाएंगे। यह दृढ़ प्रगाढ़ विश्वास वर्ग 4 अनुगामी कर्मचारियों के में भी था। दूसरा एक उदाहरण है, पूरे पर्वत रेखा पर पाकिस्तानी सैन्य पहले से ही कब्जा कर बैठा था और हमारे सैनिकों को भारत भर से वहां पर तैनात करना, इसलिए अलग अलग भागों से लाया जाता था। रचना ऐसी की गई कि कश्मीर के बाजारों में बताया गया प्रतिदिन 350-400 ट्रक अनाज, धान्य, सब्जियां, पैक दूध ऐसे प्रकार की आवश्यकता सेना के लिए है, तो आप सभी ने 300 से 400 ट्रक की व्यवस्था, धान्य और इसकी व्यवस्था कीजिए। उस संदेश का परिणाम कश्मीर में जो आतंकवादी बैठे थे उन्होंने उनके पाकिस्तानी आकाओं को बताया, बहुत बड़ी मात्रा में सेना आने वाली है, हमने उस सेना के मूवमेंट की जानकारी आपको देनी है, हम प्रयत्न करेंगे। उन्होंने वो तय किया, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से आने वाली सैनिक की टुकड़ियां द्रास, कारगिल इस क्षेत्र में पहुंची। उनको लेके आने वाले जवान 1825 आयु के जवान प्रति घंटे 10 से 12 किलोमीटर इस गति से दौड़ सकते। ऐसे जवान प्रति घंटे 2 से 3 किलोमीटर इस स्थिति में दौड़ने लगे।
उस रास्ते से अगर दौड़ते हैं तो सेना के जूतों का आवाज आता है, और रात के अंधेरे में सब कुछ शांत होते समय जूतों का आवाज होना यह बहुत ही सेना की टुकड़े के लिए धोखादायक हो सकता था। अब ऐसी स्थिति में क्या करना? तो यह जवान प्रति रात 25 से 26 किलोमीटर दौड़ते थे। अपने बाएं हाथ में एक टॉर्च, दाहिने हाथ में एक टॉर्च ऐसे लेकर उस क्षेत्र से पैरों में जूते बूट ना पहनते हुए -20 इस वातावरण में हमारे जवान युवा सैनिक दौड़ रहे थे। और पहाड़ियों से जब सर्च लाइट डाली जाती थी तब हमारे लाइट्स बंद होते थे और हमारी गाड़ियां रुकती थी। गाड़ियां अगर 2-3 किलोमीटर घंटे इस प्रति रफ्तार से चलाई जाए तो उसकी आवाज़ कम होती है। इसलिए हमारे युवा जवान रात के अंधेरे में बर्फीले, नुकीले, कहीं टूटे हुए गड्ढों की परवाह ना करते हुए ऐसे रास्ते पर दौड़ते हुए द्रास, बटाली, कारगिल क्षेत्र में अपनी सेना की टुकड़ियों की 6-6, 7-7, 10-10 गाड़ियां लेकर उन गाड़ियों के आगे दौड़ते हुए आते थे। हम मुंबई में बैठे, हम हमारे क्षेत्र में रास्ते पर दौड़ना क्या, पैरों में बूट या पदवेश पहनने बगैर चलने की भी क्षमता और इच्छा नहीं करते। उस क्षेत्र में कारगिल में 1825 इस आयु के हमारे सेना के बाद एकदम धुरंधर जवान, बर्फ, नुकीले पत्थर है, उस क्षेत्र में दौड़ते हुए सेना पाकिस्तानी सेना से बचते बचते अपनी सेना को योग्य स्थान पर लेकर आते थे। एक लड़का अपनी मां को पत्र लिखता है, मां, मैं युद्ध में हूं और मां देख, तेरे लिए तेरा बेटा गर्व का विषय है और गर्व का विषय रहेगा। देख, तू और भारत माता दोनों के गर्व के विषय, तुम्हें कभी अवमानित अपमानित नहीं होने देना है, ऐसा मैं पराक्रम करने की इच्छा रखता हूं। देख मां, फिर वापिस आऊंगा कारगिल से तो एक तो तिरंगा लहराते आऊंगा या तो तिरंगों में लपेट कर आऊंगा। ऐसे कहने वाला कैप्टन थापर युवावस्था में हौतात्म्य प्राप्त कर चुका, लेकिन हौतात्म्य प्राप्त करने से पहले कैप्टन थापर ने 6 से 8 सैनिकों का, पाकिस्तानी सैनिकों को अल्लाह सदन भेज दिया था। उनको परास्त करके वो चौकी जीत ली थी। कैप्टन विक्रम बत्रा एक युवा टोलोलिंग पहाड़ी जीत कर आए। जीत कर आने में उन्हें बहुत कष्ट हुए थे, लेकिन बाहर आते समय क्या बोलते हैं, एक स्थिति ऐसी है कि एक गटे नाम के कवि ने कहा है कि आपके देश के युवाओं के मुख पर कौन से गीत है वो बताइए तो मैं आपके देश का भविष्य बताऊंगा। उस समय दिल मांगे मोर यह गीत भारत भर में प्रचलित था। हमारे भारत में रहने वाले अनेक तरुण दिल मांगे मोर में एक दारू का पेग मोर, एक लड़की मोर, ऐसी मानसिकता में थे। उसी समय युवावस्था का यह दिल मांगे मोर कहने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने ब्रिगेडियर साहब को संदेशा भेजा, सर दिल मांगे मोर, प्लीज अलाउ मी फॉर वन मोर मिशन। 484 पर चढ़ाई के लिए विक्रम बत्रा अपने सहयोगी के साथ छुपते छुपाते
रात के अंधेरे में प्रवास करते हुए गए। 18,000 फीट से ऊपर ऐसी पहाड़ी में ऊपर से सैनिक देख रहे, कई खुल गए सैनिक, पाकिस्तानी सेना को भारतीय सैनिक दिख गए तो ऊपर से मारना आसान है। ऐसी स्थिति में विक्रम बत्रा की टुकड़ी ऊपर की ओर चली। अपने सहयोग को बचाते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए विक्रम बत्रा दिल मांगे मोर की मानसिकता में ऊपर पहुंचे, पाकिस्तानी चौकी पर हमला किया और वह पाकिस्तानी चौकी से वह चौकी जीतकर भारतीय तिरंगा वहां पर फहराया। मनोज पांडे ऐसे ही हुतात्मा प्राप्त कर चुके। उसमें एक मृत्युंजय वीर भी आज जीवित है, उसका नाम है योगेंद्र यादव। 1999 में उनकी आयु थी 19 वर्ष। 19 वर्ष की आयु में योगेंद्र यादव घातक प्लाटून के सूबेदार इस नाते उस कारगिल युद्ध में सम्मिलित थे। घातक प्लाटून यानी सेना का सबसे बड़ा प्लाटून जो सबसे पहले आक्रमण के लिए जाता है, जिसका काम बड़ा होता है और नफरी यानी संख्या सबसे कम होती है। कम से कम 5 की एक टुकड़ी, वहां से 22 तक का एक प्लाटून, वहां इतनी घातक प्लाटून की रचना होती है। घातक प्लाटून 20,000 फीट ऊंचाई पर रात के अंधेरे में प्रवास करते करते 2 रात्रि का प्रवास करते हुए वहां पर पहुंचा। उस पहाड़ी का वैशिष्ट्य ऐसे होता है कि ऊपर से बर्फ गिरती है, उसमें -20, -25 इतना टेम्परेचर होता है, जहां पे ठंड लगती है, जहां पर नुकीले पत्थर और कतीले पहाड़ के टुकड़े, जो मार्ग होता है वो प्रशस्त नहीं होता, वो हाईवे नहीं होता, राजमार्ग नहीं होता, जहां पर जूते भी कटते हैं, ऐसे नुकीले पत्थर उस पहाड़ी में होते हैं। पहले रात्रि का प्रवास करके छुप गए, दिन भर छुपे रहे, रात के अंधेर में दूसरे रात्रि को प्रवास शुरू किए। लगभग 18.5 मीटर फुट की ऊंचाई पर योगेंद्र यादव जी का घातक प्लाटून पहुंचा और उस घातक प्लाटून के साथ आगे चलते समय कहीं कोई पत्थर गिर गया और उसकी आवाज ऊपर गई। ऊपर से फायरिंग शुरू हुई, ग्रेनेड फेंके गए और सर्च लाइट में हमारे सैनिकों का वो घातक प्लाटून ऊपर से देखा गया। फायरिंग शुरू थी। योगेंद्र यादव जी को तब तक 6 गोलियां लगी थी, ग्रेनेड का एक टुकड़ा सीने पर लगा था, तो भी वो आगे बढ़ते रहे। उनके सामने 6 सैनिक नीचे उतर रहे हैं ऐसे दिखा, तो उन्होंने ग्रेनेड फेंककर उनमें से 2 सैनिकों को वहां ही मृत्युशैया पर लिटा दिया। फायरिंग करते करते आगे गए। तब तक पाकिस्तान के 60 सैनिक उनके पास पहुंचे और बस्ट फायर करते हुए ने लगातार फायरिंग करते हुए अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। योगेंद्र यादव जी को जो जख्म हुई है, उस जख्म पर पट्टी बांधने के लिए उनके सहयोगी और एक योगेंद्र आगे आए और उन्होंने योगेंद्र जी के उन जख्मों पर पट्टी लगाने का प्रयत्न किया, तो उनके सिर में गोली आकर दूसरे योगेंद्र जी जो उनके ही तहसील के रहवासी है, सैनिक है, उन योगेंद्र जी का हौतात्म्य हुआ। 16 से 18 लोग हौतात्म्य प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे घातक प्लाटून के 6 से 7 सैनिक बचे हैं, एक दूसरे को दिख भी नहीं रहे और उस अंधेरे में पाकिस्तानी सेना के पास तो टॉर्च है, इनके पास कुछ भी नहीं है और एक पर एक शव पड़े हैं, एक पर एक देह पड़े हैं। ऐसी स्थिति में योगेंद्र यादव उसमें लेटे रहे।
पाकिस्तानी सैनिक प्रत्येक भारतीय सैनिक को संगीन से भोग कर वो जीवित है या मृत है देख रहे थे। संशय शक की स्थिति में गोलियां मार रहे थे, अंधाधुंध गोलियां मार रहे थे। यादव जी के पीठ पर एक सैनिक ने पैर रखा और गोलियां दागी। यादव जी के कंधे से गोलियां नीचे जमीन में पहुंची तो भी यादव जी शांत पड़े रहे। उन्होंने मन में सोचा, देश के लिए बलिदान है, भारत माता तुझे वंदन है। खून बहुत बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में कोई भी जीवित नहीं रहा होगा, यह सोचकर पाकिस्तानी सैनिक वापस जाने लगे। इन्होंने पूरी ताकत एकत्रित की। दाहिने हाथ से अपने सीने के पास ग्रेनेड की थैली से ग्रेनेड निकाला, बाएं हाथ से उसकी पिन निकालकर वो ग्रेनेड फेंक दिया और पाकिस्तानी सैनिक डर गए और उसी समय 4 से 6 सैनिकों को मृत्युशैया प्राप्त हुई। और फिर योगेंद्र यादव नीचे झुक गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर एक बार बर्स्ट फायर ओपन किया। यादव जी पड़े रहे, पाकिस्तानी सैनिक निकलने लगे। कोई देख नहीं रहा है। यह देखने के बाद पाकिस्तानी सैनिक एक बाजू में मरा हुआ पड़ा था, उसकी राइफल लेकर यादव जी ने फायर ओपन कर दी। तो ये डरे हुए पाकिस्तानी, उनको लगा पीछे से और फौज आ गई है, भारत की सेना आ गई है, यह सोचकर डर कर भागे। यादव जी थोड़े ऊपर आगे जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर चौकी पर मोटर लॉन्चर लगी है, मॉर्टर गन लगी है, वहां पर पाकिस्तानी नफरी है। उन्होंने अपने पास थे वो ग्रेनेड तो फेंक दिए, पाकिस्तानी सेना की उस चौकी को तो उन्होंने गिरा दिया, लेकिन हो सकता है कि पीछे की सेना आगे आए। और उन्होंने एक रेडियो पर मैसेज सुना, वायरलेस रेडियो सेट पर एक मैसेज सुना था पाकिस्तानियों के वायरलेस सेट पर कि हमें और मदद की आवश्यकता है, आप सैनिक भेजिए। तो पाकिस्तानी सेना के पीछे के अधिकारियों ने मैं और फौजी दस्ता भेजता हूं, ऐसा संदेश दिया। वो इन्होंने सुना था। अब नीचे देखने लगे तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, कोई जीवित है मृत है पता नहीं लगता, लेकिन नीचे हमारे कमांडिंग ऑफिसर तक यह संदेशा जाना चाहिए कि ऊपर से सेना आ सकती है, पाकिस्तानी फौज आ सकती है। तो जाना कैसे? पैरों में गोली लगी है, हाथों में गोली लगी है, सीने में गोली लगी है, चलने उठने तो नहीं हो रहा है, और उठेंगे तो और भी दिखेंगे। ऐसी स्थिति में योगेंद्र यादव जी वहां से गिरते, स्वयं का शरीर नीचे फेंकते हुए, पत्थरों पर अपना शरीर लग रहा है, शरीर में बाधाएं हो रही है, पीड़ा हो रही है, जख्में हो रही है, यह सब अनुभव करते करते नीचे तक पहुंचे। नीचे एक 650 फीट पर जो सैनिक था, उसके रेडियो सेट से नीचे जानकारी पहुंचाई गई, उनको वहां से नीचे लेकर गए और उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को बताया कि ऊपर और सेना आ सकती है। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, जवान मैं कौन हूं जानते हो? तो उन्होंने कहा, जय हिंद श्रीमान, दिख नहीं रहा है लेकिन आप मेरे कमांडिंग ऑफिसर है। योगवश योगेंद्र यादव जी को वहां से हेलीकॉप्टर से लेकर आने वाले संघ के ही स्वयंसेवक है, ऐसे कार्यकर्ता, एयरफोर्स के कार्यकर्ता, माजी एयरफोर्स के अधिकारी, उन्होंने मुझे कथा बताई कि उनका और योगेंद्र यादव जी का कभी कभी वाद होता है कि अरे योगेंद्र यादव जी कहते 18 गोली लगी, ये बोलते 26 गोलियां लगी। योगेंद्र यादव जी या मृत्युंजय आज युवा पीढ़ी को अपने पराक्रम का परिचय देते हुए जीवित है। और एक कारगिल का अनुभव हम सुनेंगे।
नागालैंड के हेड हंटर्स, यानी जिस नागालैंड की जमात में शत्रु ने आकर भारत पर आक्रमण किया तो उस शत्रु का सर काट कर लेकर गांव के चौराहे पर लटकाना, ऐसी पद्धति की शौर्य परंपरा है। ऐसे हेड हंटर्स जमाती के कैप्टन निखेजाकू केंगजुरु यह कैप्टन बने। 2 राजस्थान इस बटालियन में उनकी नियुक्ति हुई। ये निखेजाकू केंगजुरु नाम उनके राजस्थान की उस बटालियन के लोगों को पूरा बोलने नहीं आ रहा था, तो लोग उनको नींबू साहब कहते थे। नींबू साहब को ब्लैक रॉक, इस पहाड़ी को जीतना यह लक्ष्य दिया गया। नींबू साहब अपने लोग सहयोगी को लेकर घातक प्लाटून लेकर निकले। 18,000 फीट ऊपर चढ़ते हुए गए। रास्ते में कहीं दुर्दैव से पाकिस्तानी सेनानियों ने, ऊपर के सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो बर्स्ट फायर किया, ग्रेनेड फायर किया। नींबू साहब केंगजुरु साहब के पेट में ग्रेनेड लगा, हाथों पैरों में गोलियां लगी। पीछे के सैनिक ने कहा, सर क्या स्थिति है? उन्होंने बताया, एक काम कर दो, ये खून बहना नहीं चाहिए और पेट में से अवयव बाहर नहीं आने चाहिए, इसलिए एक काम करो, मेरा जरा पेट का पट्टा थोड़ा ढीला कर दो और इतना कस दो कि जो पेट में अवयव निकले नहीं, और लड़ाई करने के लिए हम ऊपर जा सकते हैं। सहयोगी सैनिक ने उनका आदेश पालन करते हुए उनके पेट का पट्टा जोरों में जकड़ दिया। आगे चलते रहे। आगे चलकर ग्रेनेड लॉन्चर लेकर स्वयं कैप्टन केंगजुरु ऊपर पहुंचे। उन्होंने ग्रेनेड लॉन्च करके पाकिस्तानी चौकी को ध्वस्त कर दिया। लगातार गोलियां लग रही थी ऊपर से। अपने सैनिकों को पीछे रखकर कैप्टन केंगजुरु स्वयं ऊपर गए। रास्ते में क्या स्थिति थी? उन पहाड़ी क्षेत्र में आर्मी बूट पहनकर चढ़ना कठिन हो रहा था, तो उन्होंने बूट निकाल दिए। उन्होंने मन में सोचा कि बचपन में मैं पेड़ पर चढ़ता था तो गिर जाता था, तो वह मैं नंगे पैर अगर पेड़ पर चढ़ता हूँ बिना कुछ पैर में पहने तो मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, और जल्दी चढ़ सकता हूँ। उनने पैरों में से जूते निकाल दिए। वैसे भी जूतों पर बहुत से छाले हो गए थे। बिना जूतों के -22 डिग्री सेल्सियस बर्फ के वातावरण में कैप्टन निखेजाकू केंगजुरु ऊपर पहुंचे। पहले 2 सैनिकों को उड़ाया। पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों को उड़ाकर वो पाकिस्तानी सेना की चौकी बिल्कुल निर्मनुष्य कर दी। पीछे से आने वाली पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी ने अंधाधुंध गोलीबार करके केंगजुरु सर को बहुत ही जख्मी किया, और एक ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड आया, उसमें केंगजुरु सर, उनको ग्रेनेड लगने के बाद उस 18,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए। उनका यह बलिदान देखकर भारतीय सैनिक अस्वस्थ हुए, लेकिन लड़ते हुए गए, पाकिस्तानियों को परास्त किया, और 40 से 50 के नफरी में पाकिस्तानी सैनिक वहां पर मारे गए। वहां पर भारत का तिरंगा फहराया गया। और उस समय उस 2 जाट घातक प्लाटून के जवानों ने भारत माता की घोष करते हुए, भारत माता की जयकार करते हुए बताया कि नींबू साहब, यह आपकी विजय है। हम आज यहां पर सुखी जीवन जी रहे, सुरक्षित जीवन जी रहे। कारगिल के युद्ध में एक सेना के कैप्टन के
हाथ पर ग्रेनेड फटा, हाथ टूट गया। उन्होंने दूसरे हाथ से अपना हाथ पकड़ा। थोड़े अंतर पीछे हुआ सैनिक इनके हाथ पकड़ने और स्थिर होने तक उनके पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, सर समय क्या हुआ है? उस कैप्टन ने बताया, जिस हाथ में घड़ी है उसी पर ग्रेनेड लगा है। और चलो आगे चलते, समय नहीं देखना है। हम 1999 का कारगिल का समय देखेंगे, आज का समय देखेंगे। कारगिल के वीरों के पराक्रम के लिए हम एक दूसरे को आज शुभकामनाएं दे रहे। उसी समय हम यह भी सोचेंगे हमारी स्थिति क्या है। हमारे सैनिकों ने तो एक गीत यथार्थ कर दिया। उस गीत से मैं आज के कार्यक्रम का समापन करूंगा, लेकिन मन में हम उनके त्याग बलिदान को स्मरण करते हुए स्वबोध, शत्रुबोध, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा, नागरिक शिष्टाचार, समरसता, इन सभी विषयों को लेकर इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर लेके जाने के लिए हमारी आज के दायित्वों का वहन करें। उन सैनिकों ने जो गीत यथार्थ किया है, उस गीत की पंक्तियां है, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाठी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है, जिस धरती ने जन्म दिया है वही पुनीता माता है, एक प्राण दो देह शरीर का इससे अपना नाता है, यह धरती है पार्वती माँ, यही राष्ट्र शिव शंकर है, दिग्मंडल सापों का कुंडल कण कण रुद्र भयंकर है, यह पावन माटी ललाट की ललित ललाम ललाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। भारत माता की जय।